हम जितनी पास आ रहे हैं वो उतनी दूर करते जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने को गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये शेर एक हिंदुस्तान के मशहूर शायर राजेश रेड्डी का है और ये शेर इस वक्त अचानक से इतना प्रासंगिक हो गया जब से नागपुर में एक हिंसा भड़की। नागपुर में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम से ही इस शहर का नाम रखा गया था और आज 300 वर्षों से ज्यादा समय हो चुका है औरंगजेब की मृत्यु का, उसकी मरने के बाद, उसका मकबरा बनने के बाद। लेकिन आज भी उसकी मौत और उसका शासन इतना प्रासंगिक हिंदुस्तान में कर दिया गया है और वो भी सिर्फ इस देश के राजनेताओं द्वारा कि नागपुर जैसे खूबसूरत शहर को हिंसा की जद में ढकेल दिया गया है। वहां पर अनेक पुलिसकर्मियों पर डीसीपी रैंक के अधिकारियों को घायल कर दिया गया है, मारकर गाड़ियां जला दी गई हैं। संतरे वाले शहर नागपुर को, जहां पर आरएसएस का कार्यालय है, जहां से नितिन गडकरी भी स्वयं आते हैं, उनका पैतृक निवास वहीं पर है और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हुआ करती है नागपुर। आज वही नागपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है और उसको झुलसाने का काम निश्चित रूप से दोनों पक्षों के जाहिलों ने और दोनों पक्षों के पैरोकार नेताओं ने किया है। इस तरह से किया है कि अबू आजमी जैसे नेता जो मुस्लिम पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष को औरंगजेब का हिमायती बता रहे हैं, जबकि औरंगजेब क्या था, यह थोड़ी पढ़ने लिखने वाली बात है। औरंगजेब का शासन निश्चित रूप से रक्त रंजित था, सनातन विरोधी था, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ भी था। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और इस पर भी तमाम इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी राय रखी है। लेकिन फिर भी नेता चूकते नहीं है किसी भी तरह की आग लगाने में और उस आग का रिटेलिएशन करने में भी कोई नहीं चूकता है। अचानक से वहां पर हिंसा भड़की औरंगजेब की कब्र को खोदने के मामले में और तमाम सारे लोग निकल करके आए जिन्होंने घोषणा कर दी कि अगर कोई औरंगजेब की कब्र खोदेगा, वो चाहे इंडिपेंडेंट रूप से हो या कोई ऑर्गेनाइज संस्था हो, तो उसको हम 5 बीघा 5 एकड़ जमीन देंगे, इतना पैसा देंगे। इस तरह की तमाम वहां पर घोषणाएं हुई। हिंसा से पहले की अगर हम बात करें तो अचानक से वहां पर मुस्लिम समुदाय के बीच एक आग जैसी खबर फैल गई कि औरंगजेब की कब्र को कुछ लोग खोदने जा रहे हैं। उससे पहले औरंगजेब का पुतला भी फूका गया था। जब औरंगजेब का पुतला फूका गया तब वहां पर उसी पुतले को फूकने की खबर को लेकर के साथ में एक खबर फैलाई गई कि मुस्लिम धर्म की एक सर्वमान्य धार्मिक पुस्तक को भी उस पुतले के साथ में जलाया गया है, जिसको लेकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच तनाव फैल गया। आगजनी की खबरें शुरू हो गई तुरंत वहीं से। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात आई तो आपको इतिहास खंगालना पड़ेगा। औरंगजेब की जब कब्र बनाई गई तो वह कब्र मिट्टी की कब्र थी। उस मिट्टी की कब्र पर एक अंग्रेज शासक ने उसको मकबरे के रूप में परिवर्तित किया और वहां पर टाइल्स पत्थर लगाकर उसको सौंदर्यीकरण भी किया गया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का शासन इस देश में खत्म हुआ, वही औरंगजेब की मकबरे की जो दुकान थी वह राष्ट्रीय संपदा के रूप में डिक्लेयर हो गई। जो 27 राष्ट्रीय संपदाएं पुरातत्व विभाग के पास भारत सरकार के अधीन है, उन संपदाओं की सुरक्षा करना भी इस भारत देश का संविधान भारत देश की सरकार को आदेशित करता है। तथा उसी का लिहाज करते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने, इस देश की सरकार ने उस मकबरे को बचाने की कोशिश की, जो सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसी बीच कुछ तनाव ऐसा बढ़ा कि पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज हो गया, पुलिस कर्मियों को जनता ने दौड़ाना शुरू कर दिया, तमाम सारे शहरों को जला दिया गया, आग की तरह खबर फैल गई, गाड़ियों को जलाया जाने लगा, पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाने लगा, आग के गोले फेंके जाने लगे। नागपुर जैसे खूबसूरत शहर को आग की जद में ढकेल दिया गया। लेकिन क्या था औरंगजेब? औरंगजेब के विषय में कोई जानना नहीं चाहता, ना इधर के लोग ना उधर के लोग। तमाम सारी चीजें ऐसी फैली हुई हैं कि औरंगजेब के विषय में एक सांप्रदायिकता का माहौल बना कैसे। सबसे पहले संक्षिप्त विवरण औरंगजेब का लेते हैं। 49 साल तक औरंगजेब ने शासन किया। 1618 में जिसका मालवा में जन्म हुआ था, मुमताज महल और शाहजहां का तीसरा बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब की क्रूरता की तमाम कहानियां हैं। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। दारा शिकोह की हत्या की कहानी तो कुछ इस तरीके से चर्चित है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए उसने अपने सगे बड़े भाई का सर कलम करके एक तस्तरी में रखकर अपने पिता शाहजहां के पास भेज दिया था। 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया था औरंगजेब ने और औरंगजेब के जीवन काल की एक सबसे बड़ी नृशंस हत्या की कहानी भी आज बयां होती है कि उसका शासन कितना रक्त रंजित था, कितना क्रूर था, वह कितना क्रूर शासक था और वह लोगों को, अपने दुश्मनों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए किस तरह से टारगेट करता था। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी को जिस तरीके से नृशंस हत्या करके मारा गया,
वो अपने आप में औरंगजेब की क्रूरता की एक कहानी को बयां करता हुआ दिखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटना, सोमनाथ मंदिर को लूटना, इस तरह के तमाम मंदिरों को लूटने जैसी कहानियां भी औरंगजेब के साथ जुड़ी हुई हैं, जो उसकी क्रूरता की कहानी को और निर्मम बनाती हैं, नृशंस बनाती हैं। औरंगजेब के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह मुस्लिम धर्म का एक कट्टरपंथी शासक था और मुस्लिम मौलानाओं के आगोश में इतना रहता था, उनके प्रभाव में इतना रहता था कि वह किसी को भी लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ता था। मुगलिया सल्तनत का विस्तार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसके विषय में दो सर्वमान्य पुस्तकें भी लिखी गई, फतवा ए आलमगिरी और मातरे आलमगिरी। ये दो पुस्तकें बड़े इतिहासकारों ने लिखा और उन दो पुस्तकों के हवाले से ही अगर बात किया जाए तो औरंगजेब के शासन की क्रूरता इन दो पुस्तकों में भी खूब अच्छे तरीके से वर्णित है। लेकिन चूंकि इतिहास के हमेशा से दो मायने रहे हैं, इतिहासकार हमेशा दो धड़ों में बटे हुए दिखे हैं। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि औरंगजेब कोई ऐसा इकलौता शासक नहीं था जिसने हिंदू संस्कृति पर हमला किया हो, सनातन संस्कृति पर हमला किया हो और हिंदुओं का मुस्लिम में कन्वर्जन किया हो। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये आखिरी शासक नहीं था तो क्या ये अच्छा शासक हो गया। हालांकि अगर औरंगजेब के पूरे परिवार की हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने भी सनातन धर्म पर और सिख धर्म पर हमला करने से कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। जहांगीर इनके ही खानदानी थे। जहांगीर की बात किया जाए तो उन्होंने सिखों के गुरु अर्जुन देव जी की भी नृशंस हत्या की थी। औरंगजेब के ही जमाने में जब औरंगजेब बूढ़ा हो चला था तो उसने अपने ही एक सिपाही वजीर खान से, जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, उनको 2 दिसंबर के दिन दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी इस तरीके की तमाम नृशंस हत्याओं की कहानी कुछ यूं उसकी क्रूरता की बयानी करती है कि आज उसकी क्रूरता की प्रासंगिकता जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पर हत्याएं, लूट और आगजनी नहीं होनी चाहिए। यह धर्म इस देश के नेताओं का भी बनता है, इस देश की जनता का भी स्वधर्म बनता है और इस देश के फिल्म मेकर्स और पत्रकारों का भी बनता है। अब औरंगजेब की प्रासंगिकता पर अचानक सर बात क्यों होने लगी? बात इसलिए होने लगी कि अभी हाल में एक फिल्म आई छावा। छावा में लीड रोल में विक्की कौशल थे, जो औरंगजेब से लड़ते हुए संभाजी राजे के किरदार में थे। संभाजी राजे का किरदार एक वीरता का किरदार था, एक भगवा झंडे को प्रचंड तरीके से लहराने का किरदार था, एक ऐसा किरदार था जो इस देश की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला किरदार था। लेकिन वह सिर्फ फिल्म नहीं रही, वह सिर्फ अचानक से औरंगजेब की क्रूरता की कहानी का एक बड़ा पर्याय बन गई और लोगों का ध्यान संभाजी राजे की वीरता से हटकर औरंगजेब की क्रूरता पर जा टिका। अब औरंगजेब की क्रूरता जैसे उस फिल्म में दिखाई गई, महाराष्ट्र समेत पूरे हिंदुस्तान में उस फिल्म का कुछ यूं खुमार चढ़ा कि फिल्म ने व्यापार तो 654 करोड़ का किया, लेकिन उसी मुंबई, जो फिल्म नगरी कहा जाता है, उसी मुंबई के पड़ोसी शहर नागपुर को आग की जद में लोगों ने ढकेल दिया। यह बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। अब धर्म बनता है इस देश के राजनेताओं का कि वह सदन में भी अच्छी बात करें, मीडिया में भी अच्छी बात करें। अबू आजमी जैसे लोग, शिवसेना के कुछ नेता लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। कोई गलत तरीके से औरंगजेब की हिमायत कर रहा है तो कोई सही तरीके से शिवाजी राजे के धर्म को हिमायत नहीं कर पा रहा है। दोनों तरफ से समस्या है। अब इस दोनों तरफ की समस्या में इस देश की जनता का नुकसान है, इस देश की अखंडता और एकता का नुकसान है। आप अपने विचारों में औरंगजेब और संभाजी राजे के विषय में क्या सोचते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। द रियल टॉक शो के कंटेंट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज द रियल टॉक शो को फॉलो जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।